हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक। तो जैसा कि हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, तो नीट में जो भी फिजिक्स में हर चैप्टर वाइज जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पिछले 10 सालों में पूछे गए हैं उनको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो उसी में हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं फर्स्ट चैप्टर से, यूनिट्स एंड मेजरमेंट से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इसमें कह रहा है स्क्रू गॉज has least count of 0.01 millimeter and there are 50 divisions in its circular scale. The pitch of the screw gauge is, पहले जो दिया गया है वो आप लिख लेंगे। ठीक, एक तरीका रहता है कि आपको कई बार ऐसा होता है कि फॉर्मूला स्ट्राइक नहीं करता है, तो इट विल बी बेटर जो आपको दे रखा है वो लिखिए। तो पहले लिख रखा है लीस्ट काउंट, ये वैल्यू लिख रखी है 0.01 मिलीमीटर। ठीक है, नंबर ऑफ डिवीजन दे रखे हैं, नंबर ऑफ डिवीजन है 50 और पिच पूछ रहा है। अब इन तीनों में आप देखिए कोई रिलेशन होता है, तो अगर थोड़ा देखेंगे तो फॉर्मूला रहता था पिच अपॉन नंबर ऑफ डिवीजन इक्वल टू लीस्ट काउंट। पूछा गया है हमसे पिच, तो लीस्ट काउंट इनटू टोटल नंबर ऑफ डिवीजन। तो लीस्ट काउंट की वैल्यू है 0.01 और नंबर ऑफ डिवीजन दे रखे हैं 50। सिंप्लीफाई करेंगे कितना आ गया 0.5। यूनिट किस में थी, मिलीमीटर में, तो आंसर विल बी सी। ओके, तो एक तरीका रहा, आपने जो दे रखा है उसे लिख लिया, फॉर्मूला देगा और आ गया। 2020 में पेपर बिल्कुल आसान आया था, इस साल भी ऐसा ही आएगा। तो कोशिश ही करिए हर चैप्टर का एक ब्रीफ रिवीजन होना चाहिए, जो हम लोग करेंगे। ठीक, तो ये रहा क्वेश्चन फर्स्ट। आगे बढ़ते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। अब ये था सिग्निफिकेंट फिगर का, ठीक है, टेकिंग इनटू अकाउंट ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स व्हाट इज द वैल्यू ऑफ। तो देखो सब्ट्रैक्शन का है, इसमें बताना है सिग्निफिकेंट फिगर जब आएगा सॉल्व करने पर वो कितना रहेगा। तो इसमें हम देखेंगे भाई, ये इसमें जितने सिग्निफिकेंट फिगर है तो जिसमें कितने हैं 3 है ना, यहाँ कितने 2, तो इनको हम सिंप्लीफाई करेंगे। तो माइनस करना है 9.99, फिर 0.0099, ऊपर 0 बढ़ा लिया। सिंप्लीफाई करते हैं, इधर 10 आएगा, कितना बचेगा 1, यहाँ कितना हो गया 0, यहाँ कितना आ गया 9 8, ठीक है, इधर हो गया 9 और ये 9। तो देखो ये रहा 9.9801। हमें कितने तक लाना है, मैक्सिमम 3 तक। तो 3 तक अगर देखेंगे तो ये हो जाएगा 9.98, ऑप्शन सेकंड। ओके, तो ये रहा जा करके क्वेश्चन नंबर सेकंड, ये भी 2020 में था। आगे देखते हैं, डायमेंशन ऑफ स्ट्रेस, स्ट्रेस की डायमेंशन देखते हैं। तो देखिए आगे हम जो हमारा थ्योरी वाला लेक्चर रहेगा उसमें आप देखेंगे तो कुछ क्वांटिटीज होती हैं इनकी डायमेंशन इक्वल रहती है, सेम रहती है। जैसे प्रेशर, प्रेशर की डायमेंशन बराबर होती है स्ट्रेस के। ठीक है, स्ट्रेस क्या रहता है, फोर्स पर यूनिट एरिया। जितने मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होते हैं, मॉडुलस इलास्टिसिटी मतलब यंग मॉडुलस, बल्क मॉडुलस, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, प्लस एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी डेंसिटी मतलब एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, इन सब की डायमेंशन सेम होती है। किसकी किसकी रही, प्रेशर की, स्ट्रेस की। ऑल मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी मतलब यंग मॉडुलस, बल्क मॉडुलस, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी एंड एनर्जी डेंसिटी।
भूल भी जाओ अगर इतना आपको पता है ये सब बराबर होते हैं तो जिसका भी कहेगा आप निकाल सकते हो। जैसे स्ट्रेस किसके आ रहा है, प्रेशर, प्रेशर क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया। तो फोर्स की डायमेंशन क्या रहती है जा करके, mlt-2, एरिया मीटर स्क्वायर मतलब एल स्क्वायर, सिंप्लीफाई करोगे ml-1t-2, तो ml-1t-2। अब यही देखिए एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी की डायमेंशन क्या रहती है जा करके, एनर्जी की डायमेंशन होती है ml²t-2। वॉल्यूम क्या होता है, L³ मीटर क्यूब, सिंप्लीफाई करोगे तो ये वैल्यू आएगी ml-1 और t-2 आ गया। तो एनर्जी डेंसिटी जैसे फॉर्मूले हम लोग देखेंगे तो जैसे कैपेसिटर में स्टोर्ड होती है हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। कई बार पूछ दिया जाता है कि आप इसकी डायमेंशन बताओ क्या होगी, तो अगर आपको पता है हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर क्या है, एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी डेंसिटी डायमेंशन किसके बराबर होती है, प्रेशर के, ml-1 t-2, बस सिंपल सा है। तो जस्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, थ्योरेटिकल क्वेश्चन था, इसमें आपको अगर आपने रिवाइज किया है तो तुरंत हो जाएगा, नहीं तो फिर आप छोड़ना पड़ेगा आपको। ओके, ये क्वेश्चन नंबर 3 था। तो 3 क्वेश्चन थे 2020 में इस चैप्टर से, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 2019 का, ठीक है। क्या है 2019 में लिखा है, द यूनिट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी इज, थर्मल कंडक्टिविटी की यूनिट बताइए। अब किसी की भी यूनिट या डायमेंशन पता करने के लिए हमें क्या होना चाहिए कि उसका फॉर्मूला पता होना चाहिए, ठीक। तो क्या रहता है देखिए, रेट ऑफ हीट फ्लो, ठीक है, रेट ऑफ हीट फ्लो H इज इक्वल टू ये रहता है K A डेल्टा थीटा अपॉन L। रेट ऑफ हीट फ्लो, हीट क्या होती है, एनर्जी, एनर्जी की यूनिट होती है जूल, रेट मतलब टाइम, तो ये देखो रहेगा जूल पर सेकेंड। ये है थर्मल कंडक्टिविटी, K की यूनिट निकालनी है। एरिया A है तो ये मीटर स्क्वायर रहता है। ये टेम्परेचर है, टेम्परेचर की यूनिट रख देते हैं केल्विन, अपॉन L है मतलब मीटर, ये से कैंसिल होएगा, जूल पर सेकेंड ये हो जाता है वॉट। K की यूनिट निकालनी है, इधर देखो बच रहा है मीटर और क्या बच रहा है, केल्विन। तो फाइनली देखिए K की जो यूनिट आई, इसको यहीं रखते हैं तो ट्रांसफ़र करते हैं वॉट पर, नीचे आ जाएगा मीटर, इधर हो जाएगा केल्विन, वॉट पर मीटर इंटू केल्विन। अब ये वॉट, अब मीटर ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, मीटर इनवर्स, और इधर हो जाएगा केल्विन इनवर्स। तो वॉट पर मीटर इनवर्स, केल्विन इनवर्स, ऑप्शन फर्स्ट। ओके, सिंपल सा है फॉर्मूला, अगर आपको रिकॉल हो गया, याद आ गया तो आप तुरंत कर लोगे, ठीक। तो ये रहा, इसीलिए कह रहे हैं कि इसका जो थ्योरेटिकल वीडियो रहेगा रिवीजन का, उसे आप एक बार ज़रूर देख लेंगे तो काफ़ी कुछ आपको हेल्प मिलेगी, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्या है ये, अब ये परसेंटेज एरर का है, ठीक। क्या कहता है, लिखा है द परसेंटेज एरर अकर्ड इन द मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज A, B, C and D 1%, 2%, 3% and 4% respectively. Then the maximum percentage error in the measurement of X. X के मैक्सिमम परसेंटेज एरर जो आएगी वो बताइए कितनी रहेगी। तो परसेंटेज एरर का फॉर्मूला लिख लेंगे, तो क्या रहेगा, परसेंटेज एरर इस फॉर्मूले से परसेंटेज एरर अगर हम बदलें तो देखिए क्या आएगा, डेल्टा एक्स अपॉन एक्स इंटू 100 बराबर, जो पावर होगा वो पहले मल्टीप्लाई हो जाएगा 2, और इसको बदल लेंगे परसेंटेज एरर में, तो ये आ जाएगा डेल्टा ए अपॉन ए इंटू क्या रहेगा 100 प्लस बी की पावर कितना है 1/2, तो 1/2 पहले मल्टीप्लाई हो जाएगा, और इधर आ जाएगा डेल्टा बी अपॉन बी इंटू क्या रहेगा 100 प्लस सी की पावर कितना है 1/3, तो ये लिखा 1/3 डेल्टा सी अपॉन सी इंटू क्या रहेगा 100 प्लस डी की पावर कितना है 3, तो 3 मल्टीप्लाई रहेगा डेल्टा डी अपॉन डी इंटू 100, ठीक है। तो इसको अब जो इनकी वैल्यू दे रखी हैं
तो ये है ए का परसेंटेज। ए का परसेंट कितना दे रखा 1, तो यहाँ रख देंगे हम लोग, तो 2 × 1 प्लस 1/2। बी का कितना दे रखा है 2, तो ये यहाँ पर रखा हम लोगों ने 2 प्लस यहाँ है 1/3। सी का कितना दे रखा है 3%, तो ये हो गया 3 प्लस डी का दे रखा है 4%, तो ये रखा हम लोगों ने 4। तो 3 से 3 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, क्या बचा 2 × 1 = 2 प्लस ये हो गया 1 प्लस ये 1 और ये हो गया 12। जोड़ दीजिए 12 1 13 1 14 और 2 16, तो आंसर अपना कितना आया 16%। 16% मतलब थर्ड, सी ऑप्शन। ठीक है, तो बस जो फॉर्मूला है उसको आप परसेंटेज में हमने ये कन्वर्ट कर लिया, बस जो जिसकी वैल्यू दे रखी है उनको वैल्यू को हमने रख दिया, सिंप्लीफाई कर लिया, आंसर हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। तो आगे में क्या है, क्वेश्चन नंबर 6। अब फिर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से आइए। मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से लिखा है द मेन स्केल ऑफ वर्नियर कैलिपर्स हैज n डिवीजन पर सेंटीमीटर। तो मेन स्केल की एक डिवीजन की वैल्यू निकालनी रहती है, ये ध्यान रखना है। तो n डिवीजन पर सेंटीमीटर, n डिवीजन की वैल्यू 1 सेंटीमीटर है, तो एक डिवीजन की कितनी होगी ये हम सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ देखिए n डिवीजन की जो वैल्यू आ रही है वो 1 सेंटीमीटर आ रही है, तो यहाँ हम लोग देखेंगे तो 1 डिवीजन की वैल्यू हो जाएगी 1/n सेंटीमीटर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लिखा है n डिविजन्स ऑफ वर्नियर स्केल कोइंसाइड विद द n-1 डिवीजन ऑफ द मेन स्केल, द लीस्ट काउंट ऑफ द वर्नियर कैलिपर। तो फॉर्मूला देखिए तुरंत, लीस्ट काउंट का अगर हम निकालना चाहें, लीस्ट काउंट ये रहता है कि एक डिवीजन की वैल्यू होती है मेन स्केल की, MSD मेन स्केल डिवीजन, -1 डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल। ठीक, तो देखो हमने यहाँ पर क्या कि एक मेन स्केल डिवीजन की वैल्यू निकाल ली 1/n सेंटीमीटर, लेकिन वर्नियर स्केल की नहीं पता है। ठीक, अब वर्नियर स्केल की वैल्यू अगर हम पता कर लें एक डिवीजन की कितनी रहेगी तो हमारा सिंप्लीफाई हो जाएगा। अब उसके लिए उसने क्या किया है कि हमें हिंट दे रखी है कि कौन किससे कोइंसाइड कर रहा है। तो n डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल कोइंसाइड विद n-1 डिवीजन ऑफ द मेन स्केल। तो n डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल कोइंसाइड कर रहे हैं n-1 डिवीजन ऑफ मेन स्केल। तो एक डिवीजन जो वर्नियर स्केल का रहेगा ये देखो क्या आ जाएगा n-1/n ऑफ मेन स्केल। अब एक मेन स्केल की डिवीजन की जो वैल्यू आएगी वो हम यहाँ रखेंगे, वो कितनी आएगी 1/n, तो ये रखेंगे 1/n बस। अब इस एक डिवीजन जो वर्नियर स्केल की आएगी वो यहाँ पर हम वैल्यू पुट कर देंगे। तो देखो लीस्ट काउंट विल बी इक्वल टू मेन स्केल की एक डिवीजन थी 1/n माइनस वर्नियर स्केल की एक डिवीजन को लगा रही n-1/n। ठीक है, और इधर ये मल्टीप्लाई है 1/n। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो 1/n को हमने ले लिया कॉमन, यहाँ 1 बचेगा माइनस, तो इधर हो गया n-1/n। ठीक है, तो इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे लीस्ट काउंट, तो ये देखो 1/n, तो n ये इधर जाएगा, तो n माइनस, इसको हम ब्रैकेट में बंद करते हैं, इसको ओपन करेंगे तो -n और ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, अपॉन में क्या रहेगा n। तो इसमें देखिए क्या हुआ, ये प्लस माइनस कैंसिल, 1/n ये वैल्यू हो जाएगी 1/n स्क्वायर, और यूनिट किस में आ जाती है सेंटीमीटर, तो 1/n स्क्वायर। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा सी 1/n स्क्वायर। तो ये इसकी लीस्ट काउंट रहेगी। फिर से देख लेंगे, करना क्या है, हमें 2 स्टेप का ध्यान देना है कि n डिवीजन पर सेंटीमीटर है, तो हमने मेन स्केल की एक डिवीजन की वैल्यू निकाली 1/n सेंटीमीटर आ गया। लीस्ट काउंट का फॉर्मूला रहता है कि 1 मेन स्केल डिवीजन -1 वर्नियर स्केल डिवीजन, मेन स्केल के एक डिवीजन की वैल्यू पता चल गई 1/n है, वर्नियर स्केल के एक डिवीजन की वैल्यू निकालने के लिए ये जो हमें दे रखी n डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल कोइंसाइड विद द n-1 डिवीजन ऑफ द मेन स्केल, इससे हमने निकाल लिया। अब मेन स्केल की एक डिवीजन की जो वैल्यू होगी वो यहाँ पर रख देंगे, 1 मिलीमीटर होती तो 1 रखते, ये अदर कोई वैल्यू दे रखी तो उसको हम पुट करेंगे, सिंप्लीफाई कर लेंगे। ओके, तो ये क्वेश्चन नंबर 6 रहा, 2019 में पूछा गया था। आगे बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 7 फिर से मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का है। क्या कहता है देखो, पढ़ते हैं इसको। लिखा है द स्टूडेंट मेजर द डायमीटर ऑफ ए स्मॉल स्टील बॉल यूजिंग ए स्क्रू गॉज। ठीक है, वर्नियर कैलिपर का ये था, स्क्रू गॉज का है। लीस्ट काउंट इसकी दे रखी 0.001 सेंटीमीटर। तो हमने कहा था पहले जो दे रखा हो उसको हम लिख लेंगे। लीस्ट काउंट लिख रखा 0.001 सेंटीमीटर। ठीक, यूनिट का ध्यान रखेंगे। द मेन स्केल रीडिंग इज 5 मिलीमीटर। अब ये मिलीमीटर में दे रखा है, आंसर हमें सबको किस में दे रखे हैं, सेंटीमीटर। तो इसको हम देखेंगे। तो मेन स्केल रीडिंग दे रखी है 5 मिलीमीटर में। इस 5 मिलीमीटर को हम सेंटीमीटर ले आएंगे तो 0.5 सेंटीमीटर हो जाएगा। एंड जीरो ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन कोइंसाइड विद द 25 डिवीजन अबव द रेफरेंस लेवल। तो जो सर्कुलर स्केल रीडिंग रहता है, ठीक है, ये जो भी डिवीजन कोइंसाइड करता है उसमें हम लीस्ट काउंट से कर देते हैं मल्टीप्लाई। तो डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है 25 और लीस्ट काउंट दे रखा 0.001। तो सर्कुलर स्केल डिवीजन की वैल्यू अगर निकालेंगे तो ये हो गया जाकर के 0.025 सेंटीमीटर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इफ द स्क्रू गॉज हैज ए जीरो एरर ऑफ -0.004 सेंटीमीटर। तो इस वैल्यू को लिख लेते हैं। ये जीरो एरर जो लिख रखी है ये है -0.004 सेंटीमीटर। द करेक्ट डायमीटर ऑफ द बॉल। ठीक, अब करेक्ट डायमीटर बताइए बॉल का कितना है। तो देखिए जो फॉर्मूला रहता है रीडिंग, ये रहता मेन स्केल रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग माइनस जीरो एरर। मेन स्केल रीडिंग कितनी आई 0.5 सेंटीमीटर। सर्कुलर स्केल रीडिंग कितनी लिखी 0.025। तो यार 0.025 माइनस जीरो एरर की वैल्यू जैसा साइन है वैसे ही रखेंगे -0.004। अब कई बार इसमें लोग गलत कर जाते हैं, मतलब माइनस कर दें, नहीं, माइनस फॉर्मूले में है और यहाँ पर जीरो एरर की जैसी वैल्यू दी होगी वो हम रखेंगे। इसको सिंप्लीफाएंगे, माइनस माइनस ये देखेंगे प्लस हो जाएगा। ठीक है, 0.5 प्लस 0.25 ये प्लस हो गया 0.004। सिंप्लीफाई करने पर ये आ जाएगा 0.529 सेंटीमीटर। आंसर कौन सा रहा, डी। ठीक है, सिंपल है, जो दे रखा उसे लिख लिया, फॉर्मूला देखा बस उनकी वैल्यू को पुट कर दिया। ठीक है, ये रहा 2019 में पूछा गया था। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 2017 का। ठीक है, क्या कहता है ये, लिखा फिजिकल क्वांटिटी ऑफ डायमेंशंस ऑफ लेंथ। तो इसमें से जिसकी डायमेंशन लेंथ के बराबर हो दैट कैन बी फॉर्म आउट ऑफ सी जी एंड एफ ई स्क्वायर अपॉन 4πε0। ठीक है, इनकी वैल्यू दे रखे, सी वेलोसिटी ऑफ लाइट है, जी यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, ई चार्ज है। तो इसमें किसकी डायमेंशन लेंथ के बराबर होगी। अब देखिए इसको करने के आपके पास कई तरीके हो सकते हैं। ठीक, चाहे इनकी सबकी डायमेंशन रखो या जो, मतलब आपको लेंथ के बराबर लाना है। ठीक, तो मतलब इनकी डायमेंशन जो है वो सी में, जी में और ई में ये आनी चाहिए। तो अगर हम देखें ये ई स्क्वायर अपॉन 4πε0 इनको मिला करके लेंथ के बराबर आना चाहिए। तो एक तरीका होता है देखो सॉल्व करने का, जैसे हम इसमें ये देखें कि सब में जैसे ये आ रहा है तो थोड़ा हम अगर थोड़ा बहुत आइडिया आपको हो तो इसको हम कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, जैसे यहाँ देखते हैं, जैसे जी को निकालें तो न्यूटन का ग्रेविटेशनल फॉर्मूला अगर देखें तो F = आता है जी m1 m2, मतलब मास का स्क्वायर हो जाएगा, इधर ही हो जाएगा r²। तो ये देखो जी की वैल्यू हम लोगों ने निकाल ली, Fr² अपॉन क्या हो जाएगा m²। सिमिलर कूलॉम फॉर्मूला अगर देखेंगे तो ये आएगा 1/4πε0 Q1 Q2 चार्ज E माना गया है अपॉन क्या रखेंगे r²। तो यहाँ पर अगर हम देखें E² अपॉन 4πε0
तो ई स्क्वायर अपॉन 4πε0, आर उधर चला जाएगा, ये वैल्यू हो जाएगी एफ आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये वैल्यू हो गई और जी की वैल्यू हो गई। ठीक है, और सी, तो इसमें देखिए हमें करना क्या है कि हम किसी भी तरीके से अरेंजमेंट करके देखें कि किसके बराबर ये हो सकता है। तो देखो इसमें भी मास रहता है और इसमें भी मास आएगा, तो हमें मास को कैंसिल आउट करना पड़ेगा। ठीक, तो इसके बाद देखो इन सब में अगर देखें तो 1/2 1/2 1/2 लिखा हुआ है जा करके, तो हमें देखना रहेगा। तो अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें, जी और इसको मल्टीप्लाई कर दें, जैसे ये लिखा है जी इंटू, ठीक है, ई स्क्वायर अपॉन 4πε0, तो जी की वैल्यू लिख रखी है एफ आर स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर, और ये वैल्यू लिख रखी है एफ आर स्क्वायर। ठीक है, ये रहा जा करके। अब इसमें हम आगे अगर देखें, ई स्क्वायर, जी की वैल्यू होगी एफ आर स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर, और ई स्क्वायर अपॉन 4πε0 वैल्यू हो गई एफ आर स्क्वायर। ठीक, अब बाकी ये वेलोसिटी ऑफ लाइट, इसको लेंथ के बराबर रखना है। तो इन सब में अगर देखें, इसमें भी मल्टीप्लाई है, इसमें ये जी नीचे है, इसमें ये मल्टीप्लाई है, इसमें पावर भी 1/2 है, इसमें पावर 1/2 है, लेकिन यहाँ सी स्क्वायर है, यहाँ क्या है 1/c स्क्वायर है। तो हम मान चलते हैं, इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं। देखिए 1/c स्क्वायर, यह आया जी ई स्क्वायर अपॉन 4πε0, और यहाँ पावर कितना है 1/2। ठीक, तो 1/c स्क्वायर, सी वेलोसिटी ऑफ लाइट है, तो हो जाएगा एल स्क्वायर t-2, जी की वैल्यू रखी जा करके एफ आर स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर। ठीक है, और ई स्क्वायर अपॉन 4πε0, ई स्क्वायर अपॉन 4πε0, ये हो जाएगा एफ आर स्क्वायर। यहाँ पावर कितना है 1/2 मतलब रूट, तो ये देखो आ जाएगा 1/L स्क्वायर t-2, रूट करने पर एफ आर स्क्वायर 2 बार है, तो ये 1 बचा, और नीचे ये आ जाएगा m। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये वैल्यू देखो एल स्क्वायर ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, फोर्स की डायमेंशन रहती जा करके mL t-2, नीचे यहाँ पर मास बच रहा है और ये बच रहा है t-2, m से m कैंसिल हो गया, केवल क्या बच रहा है l, तो इसे भी सही हो जाएगा हमारा c। तो यही है, इसको बस आपको ये देखना है कि हम किस आसान तरीके से सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ओके, तो नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। फिर दिखाया वही उसी तरीके का, क्या होगा इसमें। ठीक, तो इसको चेक करते हैं। लिखा था प्लैंक कांस्टेंट, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम एंड न्यूटन ग्रेविटेशनल कांस्टेंट आर 3 फंडामेंटल कांस्टेंट विच इज द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ दिस हैज द डायमेंशन ऑफ लेंथ। इसमें से कौन सा कॉम्बिनेशन लेंथ के डायमेंशन के बराबर होगा। ठीक है, तो पहले हम देख लेते हैं इनकी डायमेंशन क्या रहती हैं। तो प्लैंक कांस्टेंट की डायमेंशन एंगुलर मोमेंटम के बराबर होती है। एंगुलर मोमेंटम मतलब हुआ जा करके mvr, तो mvr मतलब इसको जब रखेंगे ml स्क्वायर t-1। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी, इसको जब वो अभी फॉर्मूला पीछे देखा था, इसकी वैल्यू देखेंगे तो m-1, ये आएगा l³ t-2। ठीक, और वेलोसिटी ऑफ लाइट की वैल्यू पता रहती जा करके ये होगा जा करके LT-1, विच आर द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ दिस हैज द डायमेंशन ऑफ लेंथ। तो हम यहाँ से सिंप्लीफाई करते हैं कि मान चलते हैं भाई लेंथ जो है ये डिपेंड कर रहा है प्लैंक कांस्टेंट पावर x, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट पावर y, और वेलोसिटी ऑफ लाइट की पावर है z। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो इनकी वैल्यू रखते हैं। प्लैंक कांस्टेंट ये है ml स्क्वायर t-1 के पावर x,
ग्रेविटेशनल कांस्टेंट m-1 L³ और t-2 के पावर y और वेलोसिटी ऑफ लाइट LT-1 के पावर z। तो ये लेंथ की डायमेंशन है। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, m पावर x, l पावर 2x और t पावर रहा जा करके माइनस का x। यहाँ पर देखेंगे m पावर -y, l पावर 3y और t पावर -2y। यहाँ देखेंगे l पावर z और t पावर -z। तो पहले हम m को सिंप्लीफाई करेंगे, तो यहाँ m है x, यहाँ m है -y। फिर l को देखते हैं, ये है 2x, यहाँ l की वैल्यू 3y है प्लस 3y, यहाँ l की वैल्यू z है तो ये रहेगा प्लस z। t को देखते हैं, यहाँ t की वैल्यू रहेगी -x और यहाँ वैल्यू रहेगी माइनस का 2y और यहाँ वैल्यू रहेगी माइनस का z। ठीक, तो यहाँ पर हम देखेंगे m यहाँ पर नहीं, तो m की वैल्यू 0 है, l है और t की वैल्यू 0 है। ठीक है, तो सिंप्लीफाई करते हैं, इक्वेशन बनाएंगे। तो x माइनस वाई, m कितना 0, तो यहाँ m को सिंप्लीफाई करें, x माइनस वाई बराबर 0 है। तो इससे ये समझ में आया x और y दोनों कैसे हैं, बराबर। x और y मतलब क्या है, h और g ये इक्वल हैं, तो h और g साथ में आने चाहिए। तो h और g देखो b में है और किस में है, a में है। तो हमारा जो ऑप्शन या तो a होगा या तो b होगा, ये क्लियर होगा, 50% हो गया, आइदर a और b। अब आगे बढ़ते हैं। ठीक, आगे बढ़ने के हम c की वैल्यू मतलब z की वैल्यू निकालते हैं। तो इसको देखते हैं, तो ये लिखा हुआ है 2x प्लस 3y प्लस z, l की वैल्यू कितनी है 1 इक्वल टू 1। यहाँ पर ये वैल्यू है -x -2y -z, t की वैल्यू है 0। सिंप्लीफाई करें, प्लस z माइनस z कैंसिल, प्लस का 2x माइनस x कितना बचा x। तो इसको यहाँ पर हम लोगों ने सिंप्ली किया x और प्लस y वैल्यू कितनी आई 1। x और y बराबर हैं तो हम यहाँ कर देते हैं 2x इक्वल टू 1। सिंप्लीफाई करने पर x की वैल्यू आ गई 1/2, मतलब x और y की वैल्यू 1/2। ठीक है, ये तो ठीक रहा। आगे देखते हैं, इसको सिंप्लीफाई करते हैं। थोड़ा स्पेस बना ले रहे हैं, यहाँ स्पेस बना लेता हूँ। ठीक है, बाकी लिखा रहने दो, सामने थोड़ा समझ में आएगा क्या है। आगे देखते हैं x और y। अब किसी भी इक्वेशन में इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं, मान लो इसी में रखते हैं, हमें z की वैल्यू निकालनी है। तो ये देखिए है 2x प्लस 3y प्लस z इक्वल टू 1। तो 2x की वैल्यू 1/2 प्लस ये हो जाएगा 3/2 प्लस z इक्वल टू 1। ये कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, कितना जो 1, ये 1 और 1 उधर कैंसिल हो जाएगा, तो z की वैल्यू आएगी माइनस का 3/2, मतलब ऑप्शन कौन सा रहा, ए। ठीक है, आसान है, बस वैल्यू पुट कर दीजिए, निकल आएगा। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 9, 2016 पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, क्या कहता है, लगाए द डायमेंशन ऑफ क्रिटिकल वेलोसिटी ऑफ ए लिक्विड फ्लोइंग थ्रू ए ट्यूब आर एक्सप्रेस्ड ईटा रो एंड आर, वेयर ईटा रो एंड आर आर द कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड। अब जैसे ये नहीं पता होगी डायमेंशन विस्कोसिटी क्या रहती है, हर एक की डायमेंशन हम नहीं याद कर सकते हैं, लेकिन फॉर्मूला हमने का पता होना चाहिए। तो विस्कोसिटी के फॉर्मूले में जैसे देखते हैं F इज इक्वल टू 6 पाई ईटा आर वी। ठीक, 6 पाई नंबर है, इसकी कोई यूनिट तो रहेगी नहीं जा करके, तो ईटा इज इक्वल टू होगा F अपॉन आर वी। तो फोर्स की डायमेंशन रही जा करके MLT -2, आर को हो गया L और वेलोसिटी रहा गया LT -1। तो इससे हम L और L कैंसिल करते हैं, सिंप्लीफाई करने पर ये आएगा ML -1 और T -1। ये विस्कोसिटी की डायमेंशन है। ठीक है, रो डेंसिटी R2, तो इसकी वेलोसिटी के टर्म में बताना है, तो इसको हम देख लेंगे। ईटा पावर x, रो पावर y और r पावर z। वेलोसिटी की डायमेंशन रहती जा करके LT -1। ईटा ये रखा है पावर x है, तो x से सीधे मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, m पावर हो जाएगा x। ठीक है, l पावर हो जाएगा -x
और टी पावर माइनस एक्स। डायमेंशन ml-3 रहता है डेंसिटी का, ये रहेगा m-y l-3y और ये हो जाएगा l पावर z। तो यहाँ m तो है नहीं, तो ये रहा जा करके LT-1, तो ये इधर m है, इधर ये x और ये my है, तो ये हो गया x प्लस वाई। l की वैल्यू है -x और ये है -3y और ये है z प्लस z। t की वैल्यू है -x। तो देखो t की वैल्यू -x, यहाँ t की वैल्यू -1 है, तो यहाँ हमने देखा -x = -1, तो x = वैल्यू हो गई 1, तो ईटा की वैल्यू 1 आनी चाहिए। तो 1 देखो हमारा b में है और किस में है, c में है, आइदर b और c। आगे देखते हैं, अब m को देखते हैं। तो m लिखा हुआ है x प्लस वाई, m इधर है नहीं तो वैल्यू हो जाएगा 0, तो यहाँ देखेंगे y की वैल्यू आ जाएगी -1। तो यहाँ कितना है +1, यहाँ कितना है -1। सिंप्लीफाई करने पे ऑब्वियसली हमारा आंसर कौन सा आएगा, सी। ओके, तो ये रहा जा करके क्वेश्चन नंबर 10 2015 में पूछा गया था। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, फोर्स वेलोसिटी एंड टाइम आर टेकन एज फंडामेंटल यूनिट्स, देन डायमेंशन ऑफ मास। तो मास की डायमेंशन हमको फोर्स के मान लेते हैं ए, वेलोसिटी मान लेते हैं बी और टाइम पावर मान लेते हैं सी, इसके टर्म में बताना है। तो बस सिंप्लीफाई करते हैं, फोर्स की डायमेंशन रहती जा करके mlt-2 पावर ए करेंगे तो इधर आ जाएगा ए, इधर आ जाएगा ए, इधर आ जाएगा 2a। वेलोसिटी lt-1 तो b रहा जा करके और t-1 मतलब -b होगा जा करके, और टाइम यहाँ पर कितना है c। बस सिंप्लीफाई कर देते हैं, यहाँ पर m है, l की वैल्यू 0 है और टाइम की वैल्यू 0 है, तो यहाँ देखो m को पावर कितना हुआ a, l की वैल्यू a b, तो ये रहा जा करके a प्लस b, टाइम की वैल्यू रही जा करके -2a -b और प्लस c। देखो m की वैल्यू a है और इधर कितना है 0, मतलब मास है, तो a की वैल्यू कितनी रही जा करके 1, तो a की वैल्यू 1 मतलब फोर्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, पावर 1, तो सभी में दे रखी है। आगे देखते हैं l का, तो l का पावर लिखा है a प्लस बी और इधर l है 0, a की वैल्यू 1 है तो b की वैल्यू आ जाएगी -1, तो मतलब यहाँ वैल्यू कितनी -1 आनी चाहिए, तो -1 यहाँ भी लिख रखा है, यहाँ भी लिख रखा है, तो b रहेगा, c रहेगा या तो d रहेगा। अगले स्टेप में आते हैं t में, तो t में लिख रखा है -2a -b प्लस c, उधर जो टाइम है वो 0 है। एक वैल्यू 1 निकाली थी तो -2 हो गया, b की वैल्यू -1 निकाली थी, माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस c बराबर 0। ठीक है, तो यहाँ पर देखो सिंप्लीफाई करेंगे, c की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1, तो 1 में क्या आ गया d, ऑप्शन d। ओके, तो ये रहा जा करके इसको एक बार समझ लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 2013। अगेन देखिए वही परसेंटेज एरर का, बहुत आसान रहता है जाकर, अगर इसको डायरेक्ट आप करना चाहें, देखिए हमने क्या किया, जो पावर होगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, एक पावर कितना है 3, परसेंटेज एरर कितना देखा 3 × 1, तो ये हो गया 3%, प्लस b कितना देखा पावर 2 का b का परसेंटेज कितना देखा है 2%, तो 2 से 2 से मल्टीप्लाई करोगे 2 × 2 प्लस c का परसेंट कितना देगा 3, तो 3 सीधे जोड़ दीजिए, प्लस d की वैल्यू कितने रखा 4, तो ये अगर देखो 3 इधर रहा 4, ये 3 प्लस 4 7 कितना आ गया 14%। आसान है, जितना पावर हो उसमें मल्टीप्लाई कर देना, सबको ऐड करना है, बस सिंपल सी बात है। परसेंटेज एरर का क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। अब करते हैं पेयर ऑफ क्वांटिटीज हैविंग द सेम डायमेंशन, इसमें से किसकी डायमेंशन सेम है। तो जैसे अभी हमने पीछे बताया था, थ्योरी वाले वीडियो भी आप देखेंगे तो इनकी डायमेंशन सेम पता चलेगा। इम्पल्स एंड सरफेस टेंशन, गलत कह रहा है, इम्पल्स की सरफेस टेंशन डायमेंशन बराबर नहीं होती है। एंगुलर मोमेंटम प्लैंक कांस्टेंट बराबर होती है, यहाँ वर्क लिखा है तो गलत लिख रखा है। ऑल फॉर्म ऑफ वर्क, टॉर्क और एनर्जी, वर्डन हुआ, टॉर्क हुआ, ऑल फॉर्म ऑफ एनर्जी, इनकी सबकी डायमेंशन बराबर रहती है, तो वर्क एंड टॉर्क पता होगा आपको, आसान सा है। आगे बढ़ते हैं, ठीक, क्वेश्चन नंबर 13 रहा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन 14।
इसमें देखते हैं क्या कहता है। देखो द डैम्पिंग फोर्स ऑन एन ऑसिलेटर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी। अब जो डैम्पिंग फोर्स है वो वेलोसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो ये बना देते हैं बाय डैम्पिंग फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, तो मान लें प्रोपोर्शनलिटी की साइन हटाते हैं, कांस्टेंट के मान लेते हैं, तो इसका बताता है फोर्स क्या होता है एम इंटू ए, एम इंटू ए, के बताना है, ये वेलोसिटी। मास हो गया किलोग्राम, एक्सेलरेशन होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इधर के बताना है, ये होता है मीटर पर सेकंड, मीटर से मीटर कैंसिल, सेकंड स्क्वायर से ये कैंसिल, तो देखिए जो के की वैल्यू आ रही है वो किलोग्राम पर सेकंड, मतलब ऑप्शन कौन सा रहा, सी, थर्ड ऑप्शन। ठीक, आसान सा है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। द डायमेंशन, इसकी चेक करनी है किसके बराबर होगी, डायमेंशन ऑफ म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट पावर -1/2, तो इसको म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट के पावर 1/2 माइनस में, तो इसको अगर नीचे लाएंगे तो म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट पावर कितना 1/2, इसका मतलब क्या होता है रूट, और ये किसके बराबर होता है वेलोसिटी ऑफ लाइट, वेलोसिटी ऑफ लाइट मतलब क्या हुआ LT-1, सी ऑप्शन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहा है द डेंसिटी ऑफ मटेरियल इन सीजीएस सिस्टम हैज यूनिट 4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इन द सिस्टम ऑफ यूनिट इन विच द लेंथ इज 10 सेंटीमीटर एंड यूनिट ऑफ मास इज 100 ग्राम। पहले डेंसिटी की अगर डायमेंशन की बात करें तो डेंसिटी की डायमेंशन जो रहती जा करके ml-3, क्योंकि डेंसिटी क्या होती जा करके मास पर यूनिट वॉल्यूम, तो मास का हो गया किलोग्राम और वॉल्यूम का हो गया मीटर की, मतलब L, तो L-3 हो गया। तो इस दूसरे सिस्टम में बताना है जिसमें लेंथ 10 सेंटीमीटर बराबर हो और मास 100 ग्राम के बराबर हो, तो इसमें जैसे फॉर्मूला रहता है कि N1V1 बराबर N2V2, ठीक है, N2U2 बराबर N1U1, तो यहाँ देखिए हम N2 इज इक्वल टू N1U1 अपॉन U2। अब जो जिसकी यूनिट दे रखी है वो रख देंगे, N1 वैल्यू 4 दे रखी है, डेंसिटी है, डेंसिटी की यूनिट रहती है M1 L1-3, L1-3, और इधर ही आ जाएगा M2 L2-3, तो हम वैल्यू को पुट कर देते हैं, तो यहाँ देखिए N2 इज इक्वल टू, ये आ गया 4, इसमें पहले दे रखा है ग्राम और यहाँ पर दे रखा है 100 ग्राम, ठीक, इसमें रहता है सेंटीमीटर, यहाँ पर दे रखा है 10 सेंटीमीटर और पावर है -3। सिंप्लीफाई करते हैं, ग्राम से ग्राम कैंसिल, ये ऊपर जाएगा तो 4 × 10⁻² हो जाएगा, सेंटीमीटर सेंटीमीटर से ऊपर जाएगा 10⁻1 हो जाएगा, और ये -3 है तो प्लस आ जाएगा, -2 + 3 प्लस का 1 बचा जा करके, तो आंसर कितना हो गया 40। ठीक है, 40 मीन्स सी। ये रहा क्वेश्चन नंबर 16। आगे बढ़ते हैं 17 नंबर। अब देखिए वही आ गया, इसके पहले शुरुआत हमने आपको जब कर रहे थे कि हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, ये क्या है एनर्जी डेंसिटी है, एनर्जी डेंसिटी डायमेंशन किसके बराबर होती थी, प्रेशर, प्रेशर की डायमेंशन मतलब ml-1 T-2। आसान, बस सिंपल सा है, नहीं तो आप सोचते रह जाएंगे इसका कैसे सॉल्व करें। आगे बढ़ते हैं 18 नंबर। लेगा स्टूडेंट मेजर्स द, ठीक है, देखते हैं क्या मेजर कर रहा है। A student measures the distance traversed in free fall of a body initially at rest in a given time. He used the data to estimate the g को estimate कर रहा है, the acceleration due to gravity. If the maximum percentage error in the measurement of distance and time are E1 plus E2, the percentage error in the estimation of g. तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का जो फॉर्मूला रहता जा करके वो रहता मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर क्या हुआ L और ये रह जा करके T स्क्वायर, तो परसेंटेज एरर ΔG/G इंटू 100, इधर ही हो जाएगा ΔL/L इंटू 100 प्लस स्क्वायर है तो 2 ΔT/T इंटू क्या हो जाएगा 100, ΔL/L का कितना दे रखा है E1, ठीक है, प्लस 2 और TT को दे रखा है E2, तो परसेंटेज एरर कितना होगा E1 + E2, बस आसान सा है, तो ये आ गया E1 + E2।
ओके, तो ये रहा जाकर के क्वेश्चन नंबर 18 2010। ओके, थैंक यू। तो ये हमने आज फर्स्ट चैप्टर देखा, पिछले 10 सालों में से जो भी क्वेश्चन थे। तो कंक्लूजन इसका ये निकला, इस चैप्टर छोटा सा है लेकिन 2 क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं, और 2020 में तो इससे 3 क्वेश्चन थे। तो ध्यान दीजिए, इसका जो थ्योरेटिकल एस्पेक्ट में जो वीडियो रिवाइज कराया गया है उसको आप पहले देखिए, इसके बाद इन क्वेश्चन को सॉल्व करिए। हम इस बात पे आपको भरोसा दिलाते हैं कि आप इसमें मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व कर सकेंगे, और इस साल भी ये आसान आएगा। इस बात को आप ध्यान रखिए, जैसा 2020 में स्थितियाँ थी वैसे अभी भी है। पेपर तब भी आसान था, पेपर अब भी आसान आएगा। ओके, थैंक यू। पढ़ते रहिए, कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछते रहिए।